स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मेरा घर मेरा स्कूल में। आज हम देखेंगे क्लास 12th के लिए क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन, जो कि सब्जेक्ट हमारे फिजिक्स से होंगी। और यहाँ पर चैप्टर फर्स्ट देखने वाले हैं इसके अंदर, जो कि विद्युत आवेश एवं क्षेत्र से संबंधित है। तो आइए और स्टार्ट करते हैं। और इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है बोर्ड ने दिए हैं, 45 क्वेश्चन जो है इस चैप्टर में दे रखे हैं। तो आइए और देखते हैं किस प्रकार का इनका सोल्यूशन होगा और क्या इनके उत्तर होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आज हमने जो क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं वो इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि 45 क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर एप्सिलॉन 0 का मात्रक है। तो 4 विकल्प आपके सामने है, क्वेश्चन जा रहा है। तो मैं यहाँ पर सीधे उत्तर को टिक करने की कोशिश करूंगा, जहां पर आवश्यक होगा वहां पर मैं आपको थोड़ा सा समझा भी दूंगा। देखिए यहाँ पर एप्सिलॉन 0 का जो मात्रक है ये हमें इसके लिए उत्तर रहेगा। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर होगा ऑप्शन थर्ड होगा। और ऑप्शन थर्ड जो है, जैसा हमें लिखा हुआ दिख रहा है, ये ऐसा नहीं होगा। ये इस प्रकार से होगा c² और अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये इस प्रकार से है, पर थोड़ा सा एरर उसमें है, मतलब जो लैंग्वेज की वजह से थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है, तो उसके सामने लिखा हुआ है। तो ये इस प्रकार से होगा, जो कि कूलाम स्क्वायर ऑब्लिक न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा। इस प्रकार से हमारा उत्तर यहाँ पर रहेगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर सेकंड वाला, विद्युत क्षेत्र का मात्रक है। तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत क्षेत्र का जो मात्रक होता है वो न्यूटन प्रति कूलाम होता है। और न्यूटन प्रति कूलाम बोले या फिर न्यूटन ऑब्लिक कूलाम बोल दे, बात एक ही होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट होगा हमारा लिए यहाँ पर सही उत्तर इसका। तो जो कि एन और सी के ऑब्लिक के रूप में है यहाँ पर न्यूटन ऑब्लिक ये कूलाम। तो या तो इस प्रकार से लिखते हैं या फिर हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं न्यूटन कूलाम इनवर्स। तो ये भी सही है, ये भी सही है, और न्यूटन प्रति कूलाम हिंदी में लिख दें वो भी सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पर वायु का परावैद्युतांक होगा। तो वायु का परावैद्युतांक जो होगा वो होगा ऑप्शन सेकेंड 1। अब देखिए वायु का परावैद्युतांक जो है 1 कैसे हो जाएगा? तो हम परावैद्युतांक के लिए जो सूत्र प्रयोग में लाते हैं K बराबर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0। तो यहाँ पर ऊपर जो हम लिखते हैं कि ये माध्यम का परावैद्युतांक है, माध्यम की विद्युतशीलता है, और नीचे हम लिखते हैं यहाँ पर वायु या निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन 0। तो यहाँ पर वायु या निर्वात की। तो देखिए अब हमसे यहाँ पर पूछा गया है वायु का, तो हम ऊपर भी क्या कर देंगे, जो वायु की ही विद्युतशीलता रखेंगे और नीचे वायु या निर्वात की। तो ये हो जाता है 1। तो ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा यहाँ पर हमारा उत्तर। फोर्थ वाला क्वेश्चन है, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो देखिए एक कूलाम जो आवेश होता है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है ऑप्शन सेकेंड जो होगा 6.25 × 10⁻18 ऑप्शन सेकेंड। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बिंदु आवेश Q के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो क्या होगी? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहां पर होगी E समानुपाती 1/r²। ये होगी, और ये हम देख सकते हैं कि ऑप्शन जो सेकेंड है इसमें ये दे रखा है। तो ये समानुपाती है, समझें इसको। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि किसी विलगित वस्तु से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो उस पर आवेश क्या होगा? तो देखिए जो भी कोई एक विलगित वस्तु है और उससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाएगा तो उस पर आवेश क्या होगा? तो उस पर आवेश जो होगा वो हो जाता है ऑप्शन थर्ड 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। अब देखिए ये कैसे होगा? तो हम जानते हैं कि कोई भी एक वस्तु होती, चाहे विलगित हो या कैसी भी हो, तो जो आवेश होता है वो एक शून्य हुआ करता है। कहने का मतलब है कि पॉजिटिव और नेगेटिव जो दोनों प्रकार के आवेश होते हैं वो शून्य होना चाहिए। तो यहाँ पर जब उससे एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उस वस्तु जो रहेगी उसमें एक धनात्मक आवेश होगा, क्योंकि जितना आवेश निकला है उसका अपोजिट उसमें मौजूद होगा, है ना। तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पर हो जाएगा हमारा उत्तर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर एक पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो उसमें रिक्त स्थान आवेश होगा। तो देखिए जब भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो उसमें कौन सा आवेश होता है? तो उसमें धनावेश होता है ना। अब देखिए इलेक्ट्रॉनों की कमी से मतलब क्या है कि जब उससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, जैसे अभी हमने जो इसके पहले वाला क्वेश्चन देखा था कि उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है तो उसमें कौन सा आवेश होगा? तो वहां पर जो धनावेश था वो प्रोटॉन के रूप में उसका आवेश जो था इलेक्ट्रॉन के बराबर था, परंतु धनात्मक था।
तो जब भी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं या उनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो उसमें कौन सा आवेश होता है, धनावेश होता है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पर, इससे आपके कोई क्वेश्चन हल होंगे आगे भी। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर, मूल आवेश का जो मान होता है वो रिक्त स्थान कूलाम होता है। तो एक मूल आवेश जो होता है, एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है उसी को मूल आवेश कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सबसे न्यूनतम जो आवेश होता है वो उतना ही होता है। और एक इलेक्ट्रॉन में जो आवेश होता है उसका मान कितना होता है, तो ये आप तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम जो आवेश होता है वही मूल आवेश का मान होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, विद्युत क्षेत्र का मात्रक सीजीएस पद्धति में। तो हमें विद्युत क्षेत्र का मात्रक सीजीएस पद्धति में बताना है, तो इसका मात्रक होता है डाइन स्थित कूलाम। तो यहां पर ये उत्तर हो जाएगा सीजीएस में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, किसी वैद्युत द्विध्रुव पर नेट आवेश। तो देखिए किसी वैद्युत द्विध्रुव पर जो नेट आवेश होगा वो कैसा होगा, तो यहां पर जो नेट आवेश होगा वो 0 होगा। चलिए अब देखिए वैद्युत द्विध्रुव को रखने की स्थिति पर भी ये चीज थोड़ी सी निर्भर करती है। तो यहां पर हम इसका उत्तर ले रहे हैं 0। वैद्युत द्विध्रुव पर नेट आवेश 0 होगा। चलिए, किसी विलगित निकाय का आवेश सदैव। अभी देखिए एक विलगित निकाय से संबंधित आपको एक प्रश्न आया था कि विलगित निकाय में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो उसका आवेश क्या बचेगा, उस पर क्या आवेश रहेगा। तो आवेश जो होता है विलगित निकाय का जो आवेश होता है सदैव कैसा होता है, वो नियत होता है, यानी कि फिक्स होता है, 0 होता है, ये भी कह सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, दो सजाती आवेश एक दूसरे को, तो आवेश कैसे हैं, सजाती है। तो सजाती आवेश जो होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे, वो प्रतिकर्षित करेंगे। तो यहां पर उत्तर हो जाएगा हमारा प्रतिकर्षित करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र 0 होता है। तो ये सत्य असत्य के रूप में प्रश्न है, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा आवेशित सही, है ना। आवेशित खोखले गोले के अंदर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो कैसा होगा, 0 होगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती है। तो गलत है, दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है ना। तो यहाँ पर उत्तर ये होगा हमारा असत्य या गलत होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, धातु का परावैद्युतांक अनंत होता है। तो ये बिल्कुल राइट है, धातुओं का परावैद्युतांक जो होता है वो अनंत होता है। और अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर किसी चालक के अंदर क्षेत्र रेखाएं नहीं गुजरती है। तो ये जो क्वेश्चन होगा यहाँ पर हमारा ये होगा सत्य, क्षेत्र रेखाएं चालक के अंदर नहीं गुजरती है। और अगला क्वेश्चन है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्णों की दिशा धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है। तो ये गलत है, इसकी दिशा जो है ये ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। ये ध्यान रखिएगा, अब ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है, धनावेश से ऋणावेश की ओर नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, एक समान विद्युत क्षेत्र में खींची गई रेखाएं परस्पर समांतर तथा समदूरस्थ होती है। तो बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर आप जो बहुत सारी लाइनें देख रहे हैं, ये जो लाइनें आपको दिख रही हैं बिल्कुल इनमें बराबर दूरी है ना। तो जहाँ एक समान विद्युत क्षेत्र होता है वहाँ पर जो क्षेत्र रेखाएं होती है, बल रेखाएं जो भी होती हैं, बल रेखाएं बोलते हैं, क्षेत्र रेखाएं बोलते हैं, तो एक दूसरे से कैसी होंगे, समदूरस्थ, मतलब समान दूरी पर होती हैं, है ना। और एक दूसरे के कैसी होती हैं, समांतर होती है। तो ये क्वेश्चन हमारा हो जाएगा राइट, बिल्कुल सही है। आगे यहाँ पर हमें सही जोड़ी को मिलाना है, और सही जोड़ी को किस प्रकार से मिलाएंगे, आवेश का मात्रक होता है, तो आवेश का मात्रक होता है कूलाम, तो इसे मिला देंगे कूलाम से। फिर अगला है यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स का मात्रक। तो वैद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होगा वो होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, इससे मिला देंगे। और कूलाम बल, तो कूलाम बल जो है यहाँ पर इसे मिलाएंगे। तो कूलाम बल जो होता है वो, जैसे कूलाम के नियम में बल का सूत्र क्या निकल के आता है, तो ये निकल के आता है 1/4πε0.q1q2/r²। तो ये हमारा क्या है, कूलाम का जो बल है। इसी के साथ में विद्युत क्षेत्र E, तो विद्युत क्षेत्र E को मिला देंगे हम F/Q से, क्योंकि E बराबर होता है F/Q। ये चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रोटॉन पर आवेश। तो प्रोटॉन पर आवेश वही होता है जो इलेक्ट्रॉन पर होता है, बस प्लस माइनस का अंतर होता है। इलेक्ट्रॉन माइनस में होगा, यहाँ पर ये प्लस में होगा। तो यहाँ पर हमारा उत्तर ये इससे मिला देंगे। फिर इसके बाद में है एप्सिलॉन 0 का मान होता है। तो एप्सिलॉन 0 का मान जो होगा 8.854 × 10⁻⁻12
और कूलम स्क्वायर प्रति मीटर स्क्वायर न्यूटन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आवेश का क्वांटीकरण क्या है। अब देखिए यहाँ पर छोटे रूप में आपको उत्तर को लिखना है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा उत्तर यहाँ पर लिखने की आवश्यकता आपको नहीं होगी, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट टाइप के क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि आवेश का जो क्वांटीकरण होता है ये क्या होता है। तो इसके लिए हम एक छोटी सी डेफिनेशन जो है वो लिख सकते हैं। देखिए कोई भी वस्तु होती है तो उस किसी भी वस्तु पर हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु पर जो आवेश होगा, किसी वस्तु पर आवेश जो होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। कैसे होगा? आवेश Q बराबर N E, जहां पर ये प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, इस प्रकार से होगा। अब देखिए इसका कहने का मतलब क्या है, इसी को हम आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत भी कहते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर है कि कोई भी जो वस्तु होगी ना, उस पर जो आवेश होगा वो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होगा, जहां पर n जो होगा ये प्लस माइनस 1 कुछ भी 1 2 3 इस प्रकार से संख्याएं हो सकती हैं n के रूप में। तो आवेश को हम इस प्रकार से एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में प्रदर्शित करते हैं। यही आवेश का क्वांटीकरण है। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर, क्या किसी भी पदार्थ में 2.6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो देखिए ये नहीं हो सकते हैं, ये सरासर गलत होगा, क्योंकि अभी हमने देखा कि जो n है, n का मान कितना होना चाहिए? 1 2 3 इस प्रकार से होना चाहिए। ये दशमलव में नहीं हो सकता है ना, पूर्णांक रूप में वो होगा, एक पूर्ण रूप में पूर्णांक रूप में होगा। फिर देखिए यहाँ पर अगला जो है, क्या किसी पदार्थ में 0.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आवेश हो सकता है? तो ये भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये भी संभव ही नहीं होगा। फिर अगला है यहाँ पर, स्थिर वैद्युत के अंतर्गत कूलम का नियम क्या है। अब देखिए यहाँ पर कूलम का नियम बताना है। तो कूलम के नियम में आप जो सूत्र निकाल के लेके आते हैं, जैसे F समानुपाती Q1/Q2/R², सूत्र से ही आप जो है परिभाषा डेफिनेशन को क्रिएट कर सकते हैं। किस प्रकार से? F क्या होता है? बल होता है। Q1 Q2 क्या है? ये समान परिमाण के दो बिंदु आवेश के परिमाण हैं, और R क्या है? उनके बीच की दूरी है। तो डेफिनेशन हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पर, कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है ना। बल आकर्षण भी हो सकता है या प्रतिकर्षण होगा। आकर्षण कब होगा? जब विजातीय होंगे, और प्रतिकर्षण कब होगा? जब सजातीय होंगे। तो दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल और उनके बीच की जो दूरी होगी R, तो देखिए परिमाण के गुणनफल के तो क्या है? समानुपाती है, पर दूरी के कैसे है? व्युत्क्रमानुपाती। R के कैसे है? व्युत्क्रमानुपाती बल। तो इस प्रकार से हमें परिभाषा को बना देना है कि किन्हीं भी दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जो है उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर किसी माध्यम के परावैद्युतांक को परिभाषित कीजिए। तो देखिए परावैद्युतांक का जो सूत्र होता है उसे आप ध्यान में रखिए। वैसे ही इसका सूत्र आपने ध्यान में रखा, डेफिनेशन बना ली, वैसे ही आप इसका सूत्र भी लिख सकते हैं। जैसे K बराबर ε/ε0, ये आप लिख सकते हैं, है ना। अब देखिए K बराबर एप्सिलॉन और ε0 से आप कैसे परिभाषा बनाएंगे? देखिए किसी भी माध्यम का जो परावैद्युतांक होता है उस माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता और वायु या निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता। तो ऊपर जो हमने यहाँ पर लिखी है उस माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता है, और नीचे जो है ये वायु या निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता है। इनका अनुपात ही क्या है? माध्यम का परावैद्युतांक है, जिसे हम K से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम इसकी परिभाषा बना सकते हैं। तो आप सूत्र को यदि ध्यान में रखते हैं तो उनसे परिभाषा को बना लीजिए और इस प्रकार से लिख दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर विद्युत आवेश के दो मूलभूत गुण लिखिए। तो देखिए विद्युत आवेश के जो दो मूलभूत गुण हैं वो तो आप लिख सकते हैं। फर्स्ट वाला, तो फर्स्ट वाला आपको यहीं से देखने को मिल रहा है, ये फर्स्ट वाला इसमें लिख सकते हैं। किसी भी वस्तु पर जो आवेश है उसकी मात्रा किस प्रकार की हो सकती है या उस पर क्या हो सकता है आवेश। तो किसी भी वस्तु पर जो आवेश होगा वो इस रूप में हमेशा होगा, है ना, Q बराबर N के रूप में, जिसे हम उसका क्वांटीकरण भी कहते हैं। तो ये आपकी पहला मूलभूत गुण आप बता सकते हैं। और दूसरा मूलभूत गुण ये बता सकते हैं जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, क्योंकि जो आवेश है वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के भी अनुकूल है। आवेश को ना उत्पन्न किया जा सकता है, ना नष्ट किया जा सकता है, उसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित
किया जा सकता है या बदला जा सकता है। तो हमारा जो आवेश है वो यहाँ पर भी उस नियम के अनुकूल है। तो दूसरी प्रॉपर्टी के रूप में आप ये चीज़ भी लिख सकते हैं वो। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ये थोड़ा सा इसमें एरर की वजह से कुछ मिसप्रिंट है और जो लैंग्वेज है वो हमें समझ ही नहीं पड़ेगी, पर फिर भी यहाँ पर क्वेश्चन को चलिए मैं एक बना लेता हूँ और आप अपना उत्तर ज़रूर इसमें दीजिएगा। अब क्वेश्चन को आप समझिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर इस प्रकार से बन सकता है कि जो ऑब्जेक्ट इसके हैं इसको देख करके हम प्रश्न को यहाँ पर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मान लिया जाए कि यदि एक विद्युत क्षेत्र या ई तीव्रता वाला जो क्षेत्र है, ये ई तीव्रता वाला क्षेत्र है, ठीक है, इस ई तीव्रता वाले क्षेत्र में किसी बिंदु पर Q आवेश का, अब मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ क्वेश्चन, मैं बोल रहा हूँ उसको आप ध्यान रखिएगा। Q आवेश जो है वो रख दिया जाता है किसी भी बिंदु पर, तो इस पर जो लगने वाला बल होगा, लगने वाले बल F बराबर क्या होगा, ये प्रश्न है। कहने का मतलब इस प्रकार से कि ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर Q आवेश रख दिया जाए तो उस पर लगने वाला बल क्या होगा। तो उस पर लगने वाला बल जो होगा वो क्या होगा, तो वो होगा यहाँ पर हमारा उत्तर नंबर, ऑप्शन नंबर 3, F बराबर Q इंटू ई, ठीक है, ये होगा। अब देखिए इसी से आप E का सूत्र बना सकते हैं, तीव्रता का बना सकते हैं। इसे Q को F के बटे में पहुंचा दीजिए तो F अपन Q बराबर E, तो E का सूत्र बनेगा और यहाँ पर बल का भी बना सकते हैं, है ना। तो E बराबर F अपन Q या F बराबर Q इंटू E। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, जब कांच की छड़ को जब रेशम से रगड़ा जाता है तो वह क्या होगी। तो देखिए एक तो ये प्रश्न बनता है कि जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो वो जो छड़ होगी वो उसमें किस प्रकार का आवेश आएगा। एक प्रश्न तो ये बनता है, पर यहाँ पर उत्तर के विकल्प तो कुछ और ही दे रखे हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के रूप में दे रखे हैं। तो यहाँ पर हमारा उत्तर क्या होगा, तो आप पहले समझिएगा कि जब भी हम कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो वो जो छड़ होगी वो धनावेशित हो जाएगी। कहने का मतलब ये है ना। अब देखिए इनमें से उत्तर कौन सा आएगा उस चीज को समझिएगा। तो जब भी कोई वस्तु धनावेशित होती है तो उसका सीधा मतलब ये होता है कि उसमें से इलेक्ट्रॉन निकला जा रहा है, मतलब निकाला जा रहा है। अब देखिए उसको रगड़ा था किससे, रेशम के कपड़े से, तो रेशम के कपड़े में वो इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, चला गया, उसमें घुस गया, है ना। तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकला और रेशम के कपड़े को मिला, तो उत्तर आपको सामने आ जाएगा। और जब भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा तभी वो धनावेशित होगी। और देखिए जब इलेक्ट्रॉन को वो ग्रहण करेगी तो वो कैसी हो जाएगी, वो ऋणावेशित हो जाएगी। अब प्रश्न आपसे यहाँ पर इस प्रकार भी बन सकता है कि जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा तो रेशम की छड़ में कौन सा आवेश उत्पन्न हुआ, तो उसमें ऋणावेश हुआ। उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को लिया है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है। तो देखिए यहाँ पर ऐसा सही रूप में नहीं लिखा है, थोड़ी सी यहाँ पे त्रुटि दे रखी है। रेशम से इलेक्ट्रॉन देती है, तो रेशम से इलेक्ट्रॉन देती नहीं है, रेशम को इलेक्ट्रॉन देती है, ऐसा लिखना चाहिए था, है ना। और ये तो मैंने अपनी तरफ से दिया है आप लोगों को उत्तर। अब देखिए यहां से आप प्रश्न को पढ़ते हुए आइए। कांच की छड़ को जब रेशम से रगड़ा जाता है तो वह रेशम को इलेक्ट्रॉन देती है। इस प्रकार से हमारा ये उत्तर बनेगा सेकंड वाला, है ना। रेशम से इलेक्ट्रॉन देती है, ये नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर दे रखा है रेशम को प्रोटॉन देती है, तो प्रोटॉन तो देगी नहीं, है ना। प्रोटॉन कभी निकलेगा भी नहीं, ये ध्यान रखिएगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही निकलेगा, क्योंकि प्रोटॉन जो होता है वो तो नाभिक में बैठा हुआ है और मजबूती से जकड़ा हुआ है ना, तो वो नहीं निकलेगा, तो वो ये तो होगा नहीं। अब रेशम से प्रोटॉन प्राप्त करती है, देखिए प्रोटॉन की तो बात ही नहीं करना है आपको यहाँ पर, है ना। इलेक्ट्रॉन के ऊपर ही ये सारी बात होगी। रेशम से इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर तो प्राप्त तो करेगी नहीं, क्योंकि वो क्या है, धनावेशित हो रही है ना। तो ये ऑप्शन सेकंड हमारा उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, धातुओं का परावैद्युतांक। बहुत बार आ जाएगा ये प्रश्न, धातुओं का परावैद्युतांक, आप याद ही कर जाओगे इसको, पूरा अनंत होता है ना। तो ऑप्शन फर्स्ट उत्तर हो जाएगा
अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निर्वात में रखे दो आवेशों के मध्य में विद्युत बल F है और यदि इन दोनों के मध्य तांबे की पट्टी रख दी जाए तो इनके बीच का जो बल होगा वो कैसा होगा। तो देखिए इनके बीच जब तांबे की पट्टी रख देंगे तो इनके बीच का जो बल होगा ना वो शून्य हो जाएगा। ऑप्शन 4 हो जाएगा यहाँ पर हमारा सही उत्तर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में आवेश Q रखने पर उस पर लगने वाला जो बल होगा वो क्या होगा। तो देखिए ई तीव्रता, अभी आपको एक क्वेश्चन देखा था हमने कि जो F होता है, F बराबर होता है QE होता है, और वही क्वेश्चन है फिर से देखिए रिपीट हो गया और यहाँ पर लिख रखा है ये, है ना, ये F बराबर QE। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक खोखले गोले के अंदर Q और -Q आवेश से बना विद्युत द्विध्रुव रखा है तो गोले से संबंध विद्युत फ्लक्स क्या होगा। तो विद्युत फ्लक्स बताना है यहाँ पर, तो विद्युत फ्लक्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अब शून्य कैसे हो जाएगा, तो जो फ्लक्स होता है उसे आप क्या करते हैं, फ्लक्स बराबर Q/ε0 ये होता है ना। तो यहाँ पर जब हम विद्युत द्विध्रुव है तो गोले के अंदर की बात हो रही है, तो अंदर तो जो आवेश होगा वो कैसा होगा, शून्य हो जाएगा। तो आवेश यहाँ पर शून्य कर देंगे तो ये शून्य हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, धातु का परावैद्युतांक कितना होता है, अनंत होता है। आवेश का विमेय सूत्र, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। आवेश का विमेय सूत्र क्या होगा, तो आवेश का विमेय सूत्र होगा यहाँ पर ऑप्शन सेकंड वाला, जो कि है MLAT, जहाँ पर M और L जो है वो 0 के रूप में है ना। तो यहाँ पर सिर्फ A और T ये विमेय सूत्र होता है आवेश का। अब A और T का मतलब यहाँ पर हो जाता है एम्पियर इंटू सेकेंड, ये ठीक है, ये आपका सूत्र होगा आवेश का विमेय सूत्र। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक वस्तु पर 80 माइक्रोकूलम ऋण आवेश है तो उस पर सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे। तो देखिए यहाँ पर एक वस्तु पर कितना आवेश है, और आपको यहाँ प्रश्न को थोड़ा सा समझना है कि वस्तु पर 80 माइक्रोकूलम ऋण आवेश है तो उस पर सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉन कितने अधिक होंगे। तो देखिए वस्तु पर ऋणावेश आया तो मतलब क्या है कि उसने इलेक्ट्रॉनों को क्या किया है, ग्रहण किया है ना। तो जब वो ग्रहण कर रही है तभी उस पर कौन सा आवेश आ रहा है, ऋण आवेश आ रहा है। तो एक बात तो आपको यहाँ से ये समझना है कि जैसे वो वस्तु के ऊपर ऋणावेश है तो मतलब वो इलेक्ट्रॉन को उसने लिए हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। अब पहले से उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बड़े हैं ये हमें बताना है। तो हमें यहाँ पर समझना है कि जो 80 माइक्रोकूलम है तो 80 माइक्रोकूलम का मतलब क्या होगा। तो देखिए हम उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालते हैं इसी से, जो N बराबर Q/E होता है ना, N बराबर Q/E, ये आपका आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत ही है। Q बराबर हम लिखते हैं NE, इसी से हम इसको निकालेंगे। हम यहाँ पर N मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता कर रहे हैं, तो ये हमने लिखा N बराबर Q/E। अब देखिए यहाँ पर जो Q होगा ये क्या है, ये आवेश है, और आवेश कितना है यहाँ पर 80 माइक्रोकूलम। तो अब माइक्रोकूलम के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी होना चाहिए कि एक माइक्रोकूलम जो होता है, तो एक माइक्रोकूलम बराबर होता है 10⁻⁻⁶ कूलम, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए एक माइक्रोकूलम मतलब 10⁻⁻⁶ कूलम। अब देखिए यहाँ पर आवेश जो है वो कितना 80 माइक्रोकूलम है, तो हम 80 गुणित 10⁻⁶ कर देंगे, और नीचे क्या है ई मतलब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, तो एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है वो रख देंगे 1.2 गुणित 10⁻⁻19 कूलम। अब जब हम इनका कैलकुलेशन करेंगे इन सभी का, तो यहाँ पर हमें उत्तर निकल के आ जाता है 5 गुणित 10⁻14, ये है ना, इसका आंसर जो है ये निकल के आएगा। तो ये हमें दे रखा है ऑप्शन थर्ड में इसके अंदर, तो यहाँ पर ऑप्शन थर्ड हमारा उत्तर बनेगा। अब देखिए उस पर सामान्य अवस्था से इतने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है सामान्य स्थिति में जितने थे
उससे इतने ज़्यादा हो चुके हैं उसके पास। क्यों? क्योंकि उसने इतने ग्रहण कर लिए। तो इस प्रकार हमारा ये प्रश्न होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। अब ये भी अच्छा प्रश्न है कि एक कूलाम आवेश में जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पर हमारा उत्तर जो होगा ये बनेगा, इसमें ये वाला 6.25 × 10⁻18। अब देखिए इसे आप कैसे निकालेंगे, तो इसे आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। वही सूत्र जो है हमारा Q बराबर N E, इसे आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर पूछा हमसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो यहाँ पर हम रख देंगे Q/E बराबर N। अब Q का मान जो है 1 कूलाम है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, 1 और बटे इलेक्ट्रॉन का आवेश है, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम, ये रख देंगे। अब जब हम इस एक में इसका भाग लगाएंगे, इसका कैलकुलेशन करेंगे, तो इसमें हमें उत्तर निकल के आ जाता है ये वाला, ऑप्शन सेकंड वाला। चलिए अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर होगा, कांच की छड़ को जब रेशम से रगड़ा जाता है तो वह रिक्त स्थान, मतलब फिर वही प्रश्न है, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा तो वो कैसी हो जाएगी, धनावेशित, और वो क्या करेगी, रेशम की छड़ को इलेक्ट्रॉन देगी। तो यहाँ पर भी क्या है, वही से लिखा है, तो से नहीं, रेशम को इलेक्ट्रॉन देती है कौन, कांच की छड़। चलिए ऑप्शन सेकंड होगा उत्तर। अगला क्वेश्चन है, निर्वात की विद्युतशीलता का मान। अब देखिए निर्वात की विद्युतशीलता का मान, तो आप ये जो नीले ब्लू ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं ना, ये नहीं है, ये गलत है, क्योंकि ये तो वो कांच की छड़ वाले ही हैं सारे, है ना। तो ये नहीं देखना है, इनमें से देखना आपको, ये जो 4 दे रखे ना, इनसे। तो यहाँ पर निर्वात की जो विद्युतशीलता होगी वो कितनी होगी, तो देखिए यहाँ पर निर्वात की जो विद्युतशीलता होगी वो होगी ऑप्शन थर्ड जो होगा 8.9 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर -2, ऑप्शन थर्ड होगा यहाँ पर उत्तर। अब देखिए एक और विकल्प यहाँ पर सेकंड वाला जो है, इसमें और इसमें बिल्कुल सेम ही है ना, बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसमें सेकंड इनवर्स है, यहाँ पर मीटर -2 है, तो ये हमारा उत्तर होता है, ये नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा आप इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर मुक्त आवेश के परावैद्युतांक E0 एप्सिलॉन 0 का विमेय सूत्र है। तो यहाँ पर एप्सिलॉन 0 का जो विमेय सूत्र होगा वो क्या होगा, तो देखिए इसका विमेय सूत्र जो होगा ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 वाला, m⁻⁻1 l⁻⁻3 t⁻4 a⁻2, ये होगा हमारा यहाँ पर विमेय सूत्र। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी बिंदु आवेश से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र अनुक्रमानुपाती होता है। तो विद्युत क्षेत्र अनुक्रमानुपाती होता है 1/r² के। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक विद्युत द्विध्रुव जिसका द्विध्रुव आघूर्ण जो है P है के कारण निरक्ष स्थिति में d दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो ये आपकी निरक्ष स्थिति है, और निरक्ष स्थिति का जो सूत्र निकल के आता है फाइनल, वो आपको यहाँ पर दिखाना है कि वो कौन सा है। तो वो ये हमारा ऑप्शन नंबर जो है थर्ड वाला, ये होगा 1/4πε0 और P/d³। अब देखिए d³ क्योंकि दूरी यहाँ पर क्या दे रखी है, हमें d दे रखी है, r दे रखी होगी तो r³ हो जाएगा, d दे रखा है तो d³ होगा। तो ऑप्शन थर्ड वाला जो होगा ये हमारे लिए राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक वैद्युत द्विध्रुव जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P है, कोई विद्युत क्षेत्र E में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण से घुमाने में किया गया कार्य होगा। तो देखिए यहाँ पर कार्य पूछा है, एक कार्य पूछ लेते हैं और एक स्थिति ऊर्जा पूछ लेते हैं। तो यहाँ पर हमसे कार्य पूछा W वाला सूत्र, W के बराबर जो सूत्र निकल के आता है इसमें वो पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर बनेगा वो बनेगा W बराबर PE1 - cos थीटा, ऑप्शन फर्स्ट ही यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। चलिए
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वायु में स्थित एकांक धनावेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान। तो देखिए यहाँ पर एकांक धनावेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का जो मान होगा वो क्या होगा। तो यहाँ पर जो मान होगा इसका वो हो जाएगा 1/ε0। ऑप्शन सेकेंड होगा उत्तर, ये वाला। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसमें नीचे एक और क्वेश्चन है। धनावेशित कांच के छड़ को अनावेशित चालक से स्पर्श कराया जाता है। देखिए ये वो प्रश्न नहीं है जो रिपीट हो रहे थे, अब ये अलग प्रश्न है। यहाँ पर धनावेशित कांच की जो छड़ है उसको अनावेशित चालक से स्पर्श कराया जाता है, तो छड़ का जो आवेश है वो घटेगा बढ़ेगा, क्या होगा। तो देखिए जब भी हम किसी आवेशित चालक के पास में कोई अनावेशित चालक लेके आते हैं तो अनावेशित चालक के नजदीक वाले सिरे पर विपरीत आवेश और दूरवर्ती सिरे पर सजातीय आवेश प्रेरित हो जाता है, और इस प्रकार से इसे हम एक प्रेरण का सिद्धांत भी कहते हैं, है ना। तो आवेश का प्रेरण। तो यहाँ पर जो आवेशित चालक होगा या जो छड़ होगी उसका आवेश क्या होगा, उसका आवेश घटेगा क्योंकि वो वितरित हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन। विद्युत क्षेत्र ई में क्षेत्रफल S का पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समांतर रखा है, तो पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स होगा। तो यहाँ पर पृष्ठ से संबंधित जो विद्युत फ्लक्स होगा वो क्या होगा, तो यहाँ पर वो हो जाएगा 0। ऑप्शन थर्ड होगा उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है। फिर यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित हैं, तो उनके त्वरणों का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर त्वरणों का अनुपात क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर एकांक 0 और एक थर्ड वाले जो है इसमें दे नहीं रखा है और फोर्थ वाले में दे दिया है। तो देखिए जो थर्ड वाला होगा यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर होगा MP/ME। अब देखिए MP और ME क्या है, तो यहाँ पर यह है द्रव्यमान प्रोटॉन का। P से प्रोटॉन है और E से इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर द्रव्यमान है इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ तो हमसे पूछा था त्वरणों का अनुपात, तो हमने यहाँ पर लिखा है MP/ME और यहाँ अपोजिट कर दिया है, ME को ऊपर कर दिया है, MP को नीचे कर दिया है। तो ये थर्ड वाला और ये फोर्थ वाला। अब देखिए यहाँ पर जो त्वरणों का अनुपात होगा तो हम कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए जो बल होता है हम लिखते हैं बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है, तो M/A होता है ना। अब एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित है और हमें उनके त्वरणों का अनुपात बनाना है। तो अनुपात बनाने के लिए हमको बराबर लिखने होंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन, ये है ना इलेक्ट्रॉन और ये प्रोटॉन, ठीक है। अब इधर आप इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, तो इसके बल को लिखिए, इलेक्ट्रॉन के बल को। तो यहाँ पर M बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण, तो इलेक्ट्रॉन का बल हो जाएगा MA, प्रोटॉन के लिए भी MA। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के लिए हम इसमें E लगा सकते हैं, इसमें हम P लगा सकते हैं, ये प्रोटॉन का है। अब देखिए यहाँ पर हमें त्वरणों का अनुपात करना है, तो त्वरण कौन सा है यहाँ पर A यहाँ पर त्वरण है, AE और AP। तो इलेक्ट्रॉन, इसको मैं यहाँ ऊपर कर रहा हूँ, AE, इसके बटे में हमने AP, ये हो गया त्वरणों का अनुपात, और यहाँ पर MP के बटे में कर दिया ME, यानी कि प्रोटॉन का द्रव्यमान और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो इस प्रकार से त्वरणों का अनुपात क्या होगा, तो त्वरणों का अनुपात हमें क्या निकल के आ रहा है, तो हमें निकल के आ रहा है ये वाला MP/ME, जो कि ऑप्शन थर्ड में होगा और यहाँ पर वो शो नहीं हो रहा है। तो ये हमारा उत्तर बनेगा इसमें इस प्रकार से। तो यहाँ पर आज के जो हमारे फिजिक्स से संबंधित जो क्वेश्चन थे ये समाप्त होते हैं। और क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके बताइए, और वीडियो पसंद आया हो तो मैं अगला वीडियो बनाऊंगा, और नहीं आया तो फिर नहीं बनाऊंगा। तो आप अपना सुझाव कमेंट्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।